तो ये आज हमारी 5वीं क्लास है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पे। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पे हम चर्चा कर रहे थे। आज ये हमारी 5वीं क्लास है। तो आज हम संघर्षवादी सिद्धांतों के अंतर्गत लेविस कोजर या लेविस कोसर भी इसको लिखते हैं, इन पे चर्चा करने वाले हैं। डेरेनडोर्फ पे हम चर्चा कर चुके हैं, कार्ल मार्क्स को बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम लेविस कोजर के जीवन परिचय, इनके प्रकारवादी सिद्धांत, इनके संघर्ष के इन्होंने कुल 6 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए हैं, इनके संघर्ष के कारण क्या बताए हैं, इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है, पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, एक नजर इनके जीवन परिचय पे डाल लेते हैं। इनका जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। लेविस कोजर पूरा नाम है, लुइस भी लिख देते हैं, क्योंकि जब हम अंग्रेजी शब्द का हिंदी अनुवाद करते हैं, रूपांतरण करते हैं, तब ये दिक्कत आती है। कई जगह लेविस आता है, कई जगह लुइस आता है। तो लुइस अल्फ्रेड कोजर या कई जगह कोसर लिखा आता है, का जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी के अंदर हुआ था। 27 नवंबर 1913 को हुआ था। कब हुआ था? 27 नवंबर 1913 को हुआ था। ये ईयर है वो आप जरूर याद कर ले। किसी एग्जाम में कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम बताइए। तो 1913 के अंदर हुआ और 8 जुलाई 2003 को इनकी मृत्यु हुई। और ये 1941 में अमेरिका में चले गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये कहां चले गए थे? अमेरिका में चले गए थे। और बाद में इन्होंने अध्ययन और अध्यापन का कार्य वो अमेरिका में ही करवाया था। इसलिए इनको बोलते हैं जर्मन अमेरिकन समाजशास्त्री। जन्म जर्मनी में, फिर ये कुछ वर्ष के लिए पेरिस फ्रांस में चले गए थे, इंग्लैंड में भी थोड़ा बहुत रहे होंगे, लेकिन अंततः वो अमेरिका में चले गए थे। वहां इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपना पीएचडी की शोध कार्य किया और शिकागो और ब्रांडीज विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य करवाया। 1975 में अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष रहे। अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद के ये अध्यक्ष रहे। इनके जो विचार है या इनका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में इन्होंने 2 विरोधी अवधारणाओं को, 2 विरोधी सिद्धांतों को मिलाने का प्रयास किया। क्या हुआ? दोनों को मिलाने का प्रयास किया। ये 2 कौन से थे? एक संरचनात्मक प्रकारवाद और दूसरा संघर्षवादी सिद्धांत। वैसे ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विरोधी है। इनकी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। एक उत्तर दिशा में जाता है तो दूसरा दक्षिण दिशा में जाता है। तो ये संरचनात्मक, प्रकारात्मक और संघर्षवादी विचारकों को, सिद्धांतों को मिलाने का प्रयास इसने किया है। इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था, संघर्षवादी सिद्धांत दिया था, ये 1956 में दिया था। कब दिया था? 1956 में दिया था। द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट में। द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट यानी सामाजिक संघर्ष के प्रकार। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? सामाजिक संघर्ष के प्रकार। प्रकार का मतलब कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे कार्य। हिंदी में इसका नाम है सामाजिक संघर्ष के प्रकार, द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट, 1956 में। ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें इन्होंने अपना सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया है। टर्नर ने इस सिद्धांत को, कोजर के संघर्षवादी सिद्धांत को क्या कहा था? संघर्ष प्रकारवाद। क्या कहा था? संघर्ष प्रकारवाद। और ये इन्होंने देखा था संघर्ष को एक तनाव प्रबंध की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है। कोजर ने संघर्ष को तनाव प्रबंध की एक प्रक्रिया के रूप में माना है। यानी जब समाज में तनाव उत्पन्न होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो ये संघर्ष के दौरान होता है। संघर्ष में परिवर्तन होगा, तनाव होगा, फिर उसको मैनेज किया जाएगा। तो ये प्रश्न एक बार पूछा जा सका है कि किसने संघर्ष को तनाव प्रबंध की एक प्रक्रिया के रूप में देखा। क्वेश्चन है कि हर दिन लाइव क्लास होगा? कि लाइव हर दिन नहीं हो पाएगा, कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मैं लाइव लगाऊं। वैसे तो मैंने जो एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्स है उनमें यही लिखा है कि मेरी क्लासेज है वो रिकॉर्डेड ही रहेगी,
लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा है वो क्लास लाइव हो सके। तो कोजर का जो प्रकार्यवादी सिद्धांत है, संघर्ष का प्रकार्यवादी सिद्धांत, वो क्या कहता है? तो कोजर मानकर चलते हैं कि संघर्ष व्यवस्था के एकीकरण और अनुकूलन को बनाए रखते हैं। क्या है? संघर्ष है वो व्यवस्था के एकीकरण और अनुकूलन को बनाए रखते हैं। ये शब्द बार बार आपको सुनने में मिलेगा। तो यानी ये क्या है कि व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते हैं। कोजर के अनुसार संघर्ष है वो व्यवस्था को बदलता नहीं है, सॉरी उसको ये नहीं कि हटाता नहीं है, उसमें परिवर्तन लाता है। जबकि मार्क्स और डेरेनडोर्फ ने क्या कहा था कि इसको हटाकर, वर्तमान व्यवस्था को हटाकर संघर्ष नई व्यवस्था स्थापित करता है। लेकिन कोजर क्या कहते हैं कि नहीं, नई व्यवस्था स्थापित नहीं करता है, इसी व्यवस्था में परिवर्तन लाता है। तो और यहां कार्ल मार्क्स की एक बात से असहमत है कोजर। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि संघर्ष अनिवार्य रूप से हिंसात्मक होगा, हिंसा तो होगी ही होगी, फिर ही परिवर्तन आएगा। लेकिन कोजर कहते हैं कि संघर्ष का परिणाम है वो हिंसात्मक हो, जरूरी नहीं है। तो इन्होंने ये संघर्ष के जो प्रकार बताए थे उनमें हम इस पे चर्चा करेंगे। इमाइल दुर्खिम से भी इनके कुछ विचार है वो मिलते हैं और कुछ विचार है वो नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने दुर्खिम से असहमति प्रकट की है, क्योंकि दुर्खिम क्या कहते हैं? दुर्खिम ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत दिया था। यानी समाज के अंदर हमेशा व्यवस्था बनती रहती है, और लेकिन जो संघर्ष होता है, जो हिंसा होती है, वो समाज की जो एकता है उसको विघटित करता है। ये किसने कहा था? ये दुर्खिम ने कहा था। किन्होंने कहा था? दुर्खिम ने कहा कि हिंसा और असहमति, हिंसा और असहमति है वो क्या करते हैं? समाज में विघटन उत्पन्न करते हैं। यानी इन्होंने क्या माना? हिंसा को विघटनकारी प्रक्रिया माना। लेकिन कोजर कहते हैं कि यह विघटनकारी प्रक्रिया नहीं है, यह प्रकार्यवादी प्रक्रिया है। तो इस बात से वो असहमत है, लेकिन दुर्खिम के साम्य के सिद्धांत को पूर्णतया नहीं नकारते हैं। वो कहते हैं कि रोग रूपी हिंसा, यानी शरीर के अंदर अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो शरीर सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। तो रोग रूपी हिंसा है, यानी हिंसा है, रोग है, जिस प्रकार से शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसी प्रकार से हिंसा है वो समाज को कभी ना कभी चोट पहुंचाती है। उन्होंने कहा हमेशा नहीं पहुंचाती, लेकिन कभी ना कभी तो चोट पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इन्होंने संघर्ष के प्रकार बताए थे कि इससे सामाजिक परिवर्तन आता है, समाज के अंदर नवीनता एवं सर्जन का विकास आता है, ये समाज के लिए सेफ्टी वॉल्व का कार्य करता है। तो ये संघर्ष के प्रकार बताए हैं, इन्होंने कोजर ने बताए हैं। आगे है कि इन्होंने जो सामाजिक संगठन की कल्पना की है, कोजर ने एक सामाजिक संगठन की चर्चा की जो संघर्ष के कारण उत्पन्न होती है। संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते, कभी कभी संघर्ष अच्छे होते हैं। इन्होंने कहा कि ज्यादातर संघर्ष अच्छे होते हैं, कभी कभी बुरे हो सकते हैं। तो ये इन्होंने सामाजिक संगठन की बात है वो की है। इसमें उन्होंने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956 के अंदर एक सामाजिक संगठन की चर्चा की जो संघर्ष के कारण उत्पन्न होता है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि विश्व या जो संसार है, ये दुनिया है, ये विभिन्न भागों से मिलकर बनी एक व्यवस्था है। यानी विश्व क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था है। विश्व एक सामाजिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अनेक अंग होते हैं। व्यवस्था के जो विभिन्न अंग या भाग होते हैं उनमें तनाव एवं संघर्ष देखने को मिलता है। क्या है? उनमें तनाव एवं संघर्ष देखने को मिलता है। व्यवस्था में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती है। व्यवस्था में कुछ ऐसी प्रक्रिया यानी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं और गैर सहयोगात्मक प्रक्रियाएं। तो संघर्ष है, हिंसा है, सहयोग करना, प्रतिस्पर्धा करना, ये सब प्रक्रियाएं हैं। तो व्यवस्था में ऐसी प्रक्रियाएं कार्य करती है जो एकीकरण एवं अनुकूलन हेतु परिवर्तन का प्रयास करती है।
कोजर क्या कहते हैं कि परिवर्तन लाने के लिए परिवर्तन लाना जरूरी है और एकीकरण और अनुकूलन उसमें सहायक होते हैं। यानी ऐसी प्रक्रियाएं जो एकीकरण या अनुकूलन हेतु परिवर्तन का प्रयास करती है। यानी ये प्रक्रिया निरंतर कार्य करती रहती है किसके लिए? समाज के एकीकरण और अनुकूलन के लिए। इसलिए कहते हैं कि जब एकीकरण और अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है ना, तब संघर्ष होता है, तब संघर्ष होता है। तो इस प्रकार संघर्ष और जो विघटनकारी प्रक्रियाएं हैं वो अपरिहार्य है, जरूरी है, अनिवार्य रूप से होती ही होती है। रिकॉर्डिंग में नेट की जरूरत होगी, लेकिन एक बार जब आप कोर्स पे लेते हो तो उसको अगर आप उसको वहां पर क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हो ऐप के ऊपर ही, तो बगैर नेट के भी आप देख पाओगे। तो संघर्ष और विघटनकारी अनिवार्य है, अपरिहार्य है, और विशेष दशाओं में संघर्ष है वो विघटन उत्पन्न करता है। क्या करता है? विशेष दशाओं में विघटन उत्पन्न करता है। कि जैसे एक परिवार के अंदर झगड़ा होता है तो किस में झगड़ा नहीं होता है? पति पत्नी में झगड़ा होता है, बच्चों में झगड़ा होता है, भाई बहन में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, बहन बहन के अंदर झगड़ा होता है, सबके अंदर झगड़ा होता है। तो और बाद में हम तुरंत घुल मिल भी जाते हैं, यानी संघर्ष किया, झगड़ा किया और बाद में कुछ देर के लिए बाद में एक हो गए, एकीकरण आ गया। तो ये कहते हैं कि ये इस प्रकार के जो संघर्ष है वो समाज के लिए विशेष रूप से हानिकारक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ विशेष तौर से जो असहमति होती है या जो मूल्यों को लेकर असहमति होती है, उनसे जो संघर्ष उत्पन्न होते हैं वो समाज के लिए क्या है? विघटनकारी है। आगे है तो ये कहते हैं कि विघटन उत्पन्न करता है, लेकिन ये साथ में ये कहते हैं कि इसको हमें विघटन के रूप में नहीं देखना चाहिए, एकीकरण लाने वाली प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। ये कहते हैं कि संघर्ष होगा, संघर्ष के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उस नुकसान को नहीं देखना है, हमें उस संघर्ष से जो समाज का एकीकरण हो रहा है उस एकीकरण को देखना है। एमपी सुपर टेट की सिलेबस के अनुसार, सिलेबस देखो सभी कोर्सेज के अलग अलग हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि लाइव क्लास की सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, तो मैं रिकॉर्डिंग क्लास वहां पे डाल दूंगा, फिर आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे मैं जो क्लासें लेता हूं वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर चलते हैं। जैसे अब हमारी क्लासें किस पे चल रही है? सामाजिक सिद्धांतों पे चल रही है। अभी हम किसके बारे में चर्चा कर चुके हैं? प्रकार्यवाद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अभी हम किनके बारे में चर्चा करेंगे? अभी संघर्षवादी सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर विनियमवादी सिद्धांत, फिर नव प्रकार्यवाद, नव मार्क्सवाद, और इस प्रकार से हम आगे परघटना शास्त्र, इन सब पे दे सकते हैं क्लासें हमारी होगी। तो ये इन्होंने एक संगठन की रचना की है जिसमें ये लास्ट में यही निष्कर्ष निकलता है कि संघर्ष होगा, संघर्ष से हो सकता है कुछ नुकसान भी हो जाए, लेकिन हमें नुकसान की बजाय इससे जो फायदे होंगे उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। अब है संघर्ष के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, संघर्ष के स्वरूप कौन कौन से हैं? तो इन्होंने कुल 3 जोड़े बताए हैं, 3 जोड़े, यानी कुल 6 प्रकार बताए हैं। संघर्ष के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं, लेकिन ये 3 जोड़े अलग अलग जोड़े हैं, तो इनको हम एक साथ ही हम इनको लेना पड़ेगा। वैसे 6 प्रकार नहीं है, वैसे प्रकार है वो 2-2 प्रकार ही होंगे। तो इन्होंने जो संघर्ष के प्रकार बताए हैं उनमें पहला है जो वर्गीकरण है वो वास्तविक और अवास्तविक का है। किसका है? वास्तविक और अवास्तविक संघर्ष, यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी संघर्ष। वास्तविक या यथार्थवादी क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो यथार्थवादी या वास्तविक संघर्ष होता है वो किसी कारणों को लेकर होते हैं, वो किसी लक्ष्यों को पाने के लिए होते हैं। तो इसमें कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं, तो किसी निश्चित लक्ष्यों को पाने के लिए, उनके परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष होते हैं वो वास्तविक संघर्ष होते हैं। और ये जो निश्चित लक्ष्यों को पाने के लिए आंदोलन या संघर्ष किए जाते हैं, वो लोग संघर्ष को एक साधन के रूप में लेते हैं। क्या लेते हैं? एक साधन के रूप में लेते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। जैसे कि हमने अभी
किसान आंदोलन को देखा था पिछले साल, तो ये भी सरकार और किसानों के बीच में एक संघर्ष था। आंदोलन भी एक संघर्ष का ही रूप होता है। तो वो उनकी निश्चित मांगे थी, उन मांगों को मनवाने के लिए इन्होंने साधन के रूप में क्या देखा था? संघर्ष का देखा था, संघर्ष किया था। तो इसके जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं? तार्किक होते हैं। वास्तविक संघर्ष होते हैं, उसके क्या होते हैं? कारक होते हैं, वो क्या होते हैं? तार्किक होते हैं। इसलिए तार्किक संघर्ष भी इसको कह सकते हैं। इसमें तर्क संगतता होती है कि देखो अगर ये 3 काले कानून आपने लागू कर दिए, हाँ मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो केवल ऐप पे रहेंगे, आपको वैसे प्रिंट आउट आप नहीं ले सकते, ऐप पे ही आप उनको देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि निश्चित लक्ष्य होते हैं और उनको लक्ष्यों को पाने के लिए ये संघर्ष है वो किया जाता है, वास्तविक संघर्ष है वो किया जाता है। तार्किक होता है कि इससे ये नुकसान हो जाएंगे। तो अन्ना हजारे आंदोलन चला था, अभी महिलाओं के लिए भी आंदोलन है वो चलते रहते हैं। तो ये तार्किक होते हैं। जैसे श्रमिक है वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, छात्र संघ आंदोलन कर सकते हैं या कोई कर्मचारी आंदोलन कर सकते हैं, इनके तार्किक होते हैं। और जब इनकी मांग मान ली जाती है, जब इनकी मांग है वो मान ली जाती है, तब ये आंदोलन समाप्त होते हैं। यानी वास्तविक आंदोलन है वो समाप्त हो सकते हैं, वास्तविक संघर्ष है वो समाप्त हो सकता है। अब दूसरा प्रकार है अवास्तविक या गैर यथार्थवादी। तो इस प्रकार के जो संघर्ष होते हैं, ना तो इनके कोई स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, ना ही कोई ये विशिष्ट इनके परिणाम होते हैं, कोई एम होता है। इस प्रकार के जो संघर्ष होते हैं उनका मूल कारण संवेग होते हैं। क्या होते हैं? संवेग या आवेश, इमोशन होते हैं, तर्क नहीं होते हैं, इमोशन होते हैं। प्रेम है, घृणा है, ईर्ष्या है, इस प्रकार के होते हैं। और जो कोजर है वो संघर्ष के मूल कारणों को इन संवेगों या आवेशों को ही मानते हैं, इमोशंस को मानते हैं। कोजर की संघर्ष का मूल कारण है व्यक्ति के आवेश है। तो ये आवेश या संवेग के कारण उत्पन्न होते हैं। ये लोगों की, व्यक्तियों की एक दबी हुई भावनाएं होती है, अव्यक्त भावनाएं होती है, उनकी अभिव्यक्ति जब वो लोग करते हैं तब ये अवास्तविक संघर्ष होता है। सांप्रदायिक दंगे, जातीय दंगे इस प्रकार की अवास्तविक संघर्ष के उदाहरण है। सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम देश, अपने देश में बहुत बार दंगे हुए हैं। वो एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। आजादी के समय 2 पड़ोसी हमेशा जो पड़ोस में रहते थे, लेकिन जैसे ही ये दंगे शुरू हुए, पड़ोसी ने जो सैकड़ों वर्षों से उनके कई पीढ़ियां एक साथ निवास कर रही थी, तो उन्होंने उसको मार दिया, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो। तो उसमें क्या होता है कि आवेश होता है कि ये इस धर्म का है। उनकी दबी हुई आकांक्षाएं होती है कि ये धर्म विशेष के लोग ऐसे हैं, ये हमारे धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, ये ऐसे होते हैं। तो जो सांप्रदायिक दंगे या जातीय दंगे होते हैं, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। और अभी भी देश के अंदर इस प्रकार का कुछ माहौल क्रिएट करने की कोशिश है वो की जा रही है। सांप्रदायिकता का, अपने जो दबी हुई भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करने का प्रयास है वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये अवास्तविक, गैर यथार्थ संघर्ष होते हैं। तो ये 2 प्रकार हो गए, वास्तविक और अवास्तविक, या यथार्थ और गैर यथार्थवादी। दूसरा प्रकार इन्होंने दिया है बाह्य संघर्ष और आंतरिक संघर्ष। बाह्य संघर्ष और आंतरिक संघर्ष, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल। बाहरी संघर्ष वे होते हैं जो एक समूह के अंदर नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे समूह के द्वारा, दूसरे समाज के द्वारा या दूसरे देश के द्वारा लाए जाते हैं। तो 2 देशों के बीच में दूसरे समाजों के द्वारा या बाहर से जो आते हैं उनको बाहरी संघर्ष कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक समूह होता है, जैसे जब भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात आती है, भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात आती है, तो ये दोनों बाहरी संघर्ष है ये। लेकिन उस समय भारत के लोग एकजुट हो जाते हैं और पाकिस्तान के लोग भी एकजुट हो जाते हैं। और इसी कारण से जब कई बार है वो अपने देश में, किसी देश के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, तब राजनेता इस चीज का फायदा उठाते हैं।
कि ऐसा वो माहौल क्रिएट करते हैं, उससे उनका देश की जो छोटी छोटी आपस में झगड़ा होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि किसी परिवार के अंदर 10 लोग हैं, किसी परिवार के अंदर 10 लोग हैं और उनके बीच में झगड़ा तो देखो होगा ही होगा, ये तो अनिवार्य है, जैसा कि कोजर साहब ने कहा। अब 10 लोग आपस में थोड़ा किंतु परंतु होती रहती है, लेकिन जैसे ही आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, और जैसे ही बाहर का व्यक्ति के साथ इनका झगड़ा होता है, तो ये जो दो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं वो एकजुट हो जाते हैं। इसे पूछेंगे भाई तू कौन है, हमारा तो ये अंदरूनी मामला है। तो इससे क्या होगा, इसके साथ अगर संघर्ष शुरू हो गया तो इनके जो आपसी छोटे मोटे जो झगड़े थे ना वो समाप्त हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, वो इसके साथ संघर्ष में रत हो जाते हैं। तो ये बाह्य संघर्ष है। अब है आंतरिक संघर्ष। आंतरिक संघर्ष है वो समूह के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, ये समूह में ही उत्पन्न होते हैं, बाहर से ये नहीं आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि परिवार के अंदर झगड़ा हो रहा है, तो ये आंतरिक संघर्ष का है वो उदाहरण है। तो समूह के अंदर ही होते हैं, और ये क्या कहते हैं कोजर यहां पे कि ये समूह के जीवित रहने की शक्ति को बढ़ा देते हैं। ये क्या है, समूह की जीवित, यानी इसे समूह है वो लंबे समय तक बना रहता है। तो समूह को ये सुदृढ़ करते हैं, ये स्थायित्व प्रदान करते हैं, और आंतरिक संघर्ष को ये कहते हैं ना सेफ्टी वॉल्व। संघर्ष को क्या कहा, समाज का सेफ्टी वॉल्व कहा। तो आंतरिक संघर्ष को सेफ्टी वॉल्व कहा है, बाहरी संघर्ष को सेफ्टी वॉल्व नहीं कहा है। सेफ्टी वॉल्व किसमें होता है, प्रेशर कुकर के अंदर होता है। अगर सेफ्टी वॉल्व नहीं होगा तो इतना ज्यादा प्रेशर बन जाएगा कि वो फूट जाएगा। इसी प्रकार से समाज के अंदर भी बहुत सारी आंतरिक भावनाएं होती है, एक दूसरे के विरोधाभास विचार होते हैं, विरोधाभास विचार होते हैं। अगर वो बाहर नहीं निकले समय समय पे संघर्ष के द्वारा, तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि वो फूट पड़ेगा, समाज टूट जाएगा। इसी प्रकार होते हैं ना, जो व्यक्ति अपनी बात को समय समय पे दूसरे के सामने प्रकट कर देता है, अपना विरोध प्रकट कर देता है, तो वो फिर लंबा जिएगा। वो क्या करेगा, लंबा जिएगा। और जो व्यक्ति अंदर ही अंदर किसी को बाहर बताता नहीं है, संघर्ष से या हिंसा से या तनावग्रस्त रहता है, तो वो क्या होगा, एक दिन फूटेगा। तो ऐसा फूटेगा कि उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और हो सकता है वो सुसाइड भी कर ले। तो इसलिए इसको आंतरिक संघर्ष को इन्होंने क्या कहा है, सेफ्टी वॉल्व कहा है, कि इससे जो थोड़ी बहुत चीजें गलत हो रही है उससे वो सही हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो ये समूह के लिए अच्छा है, प्रकार्य है। इससे समूह के अंदर क्या होता है, मजबूती आती है। क्या है, मजबूती आती है। तो ये दो प्रकार हो गए, आंतरिक और बाह्य प्रकार। तो ये पहले हो गया, पहला कौन सा हो गया, वास्तविक और अवास्तविक, आंतरिक और बाह्य है संगठनात्मक और विघटनात्मक संघर्ष। संगठनात्मक और विघटनात्मक संघर्ष। तो संगठनात्मक या सहयोगात्मक संघर्ष है वो क्या होता है, समाज के लिए लाभकारी होता है। क्या है, समाज के लिए लाभकारी होता है, समाज है उसको फायदा होता है। ये समान विचारधारा पर आधारित होते हैं। किस पर होते हैं, समान विचारधारा पर आधारित होते हैं। जैसे कि देश के अंदर अभी पक्ष और विपक्ष होता है, एक सत्ता दल होता है, एक विपक्षी दल होता है। ये आपस में क्या होता है, झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो इससे क्या होता है कि ये जो सरकार, जो दो राजनीतिक दल होते हैं उनके बीच में जो संघर्ष होता है, तो उसको संगठनात्मक या सहयोगात्मक संगठन कहते हैं। इससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। सरकारें वो जो कार्य नहीं करती है, विपक्षी दल वो जनता की मांगे हैं वो सरकारों तक पहुंचाते हैं। और कुछ कमियां होती है कानून में तो विपक्ष उनको बताता है। तो इससे लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होता है। इसी प्रकार से जब कंपटीशन होता है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है, उससे भी समाज के अंदर लाभ होता है। तो ये सामाजिक प्रगति एवं संगठन का आधार है। जो सहयोगात्मक संघर्ष है वो क्या है, सामाजिक संगठन और प्रगति का आधार है। दूसरा होता है विघटनात्मक या
असहयोगात्मक ये विपरीत या विरोधी विचारधारा पर आधारित होते हैं, जैसे कि युद्ध है, जातीय दंगे हैं, सांप्रदायिक दंगे हैं। इनका उद्देश्य ही दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। इस प्रकार के संघर्ष है वो समाज के लिए विघटनकारी होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। असहयोगात्मक, तो ये तीन जोड़े हैं। पीजीटी के टेस्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, अभी लास्ट में हम चर्चा करेंगे। तो संघर्ष के कारणों क्या है, तो 5 पहलू बताए हैं। संघर्ष के कारणों को लेकर, इसकी अवधि को लेकर, इन सब को लेकर 5 पहलू बताए हैं। क्या बताए हैं? 5 पहलू बताए हैं। संघर्ष के कारण से संबंधित प्रस्ताव भी, संघर्ष क्यों होते हैं। तो संघर्ष का कारण उन्होंने क्या बताया है कि गैर बराबरी। क्या है? गैर बराबरी संघर्ष का मूल कारण है। जब अधीनस्थ लोगों की संख्या है वो बढ़ जाती है और गैर बराबरी को जब वैधता नहीं मिलती है, गैर बराबरी को वैधता नहीं मिलती है, जैसे कि भारत के अंदर जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था गैर बराबरी पर आधारित है। क्या है? गैर बराबरी पर आधारित है। तो इसमें क्या है कि जब इसको वैधता मिल गई तो हजारों सालों तक जातियों के बीच में किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इसको गैर कह दिया कि नहीं ये तो वैध नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब संघर्ष उत्पन्न होता है। तो एक कारण तो इन्होंने ये बताया गैर बराबरी, और दूसरा इन्होंने बताया कि जब कुछ लोगों की गरीबी या त्रासदी जन सामान्य की गरीबी बन जाती है, यानी गरीबी में ज्यादा लोग जुटने जाते हैं, असमानता ज्यादा आ जाती है, तब संघर्ष है वो उत्पन्न होते हैं। ये प्रश्न आया है एक बार यूजीसी नेट में कि असमानता यानी गैर बराबरी की मौजूदा प्रणाली से वैधता का प्रत्याहार, यानी वैधता का प्रत्याहार का मतलब नहीं मिलना, वैधता नहीं मिलना संघर्ष की एक निर्णायक शर्त है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा लेविस कोजर ने कहा। ये मैं कर चुका हूं। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है जब एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं, तो हमें इस लैंग्वेज को पहचानना है। आगे है हिंसात्मक संघर्ष से संबंधित प्रस्ताव भी। संघर्ष के अंदर हिंसा कब होती है? जरूरी नहीं कि संघर्ष के अंदर हिंसा ही हो, लेकिन कोजर कहते हैं कि हिंसा कब उत्पन्न होती है। तो ये कहते हैं कि वास्तविक मुद्दों पर बातचीत करने से हिंसात्मक नहीं होती है, या हिंसात्मक संघर्ष है वो कमजोर पड़ता है। लेकिन जो अवास्तविक है, गैर यथार्थ संघर्ष है, जो आवेश या इमोशन के कारण झगड़ा होता है, उनमें हिंसा होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। उनमें क्या होता है? हिंसात्मक संघर्ष में बदल जाता है वो। यानी जब प्रतिस्पर्धा है उसमें नियम हट जाते हैं, बातचीत या नियम नहीं रहते हैं, तब वो हिंसा में बदल जाता है। तो अवास्तविक मुद्दे, गैर यथार्थ जो संघर्ष होता है या जो संवेगात्मक संघर्ष होता है, उनमें हिंसा होने की संभावना है वो ज्यादा होती है। अवधि को लेकर क्या कहते हैं? अवधि को लेकर ये कहते हैं कि लक्ष्यों पर सर्व सहमति कम होगी तो संघर्ष लंबा चलेगा। दूसरा कहते हैं कि विपक्ष के लक्ष्य कम होंगे तो संघर्ष है वो लंबा चलेगा। और अगर नेतृत्वकर्ता मजबूत है, उसमें क्षमता है कि वो आंदोलन को वापस ले ले, तो संघर्ष है वो क्या है? तुरंत समाप्त हो जाता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। उसकी अवधि बहुत ही कम हो जाती है। तो ये कुछ इन्होंने बातें बताई है कि कब संघर्ष लंबा होता है, कब संघर्ष है वो हिंसा में बदल जाता है, कब संघर्ष है वो के प्रकार क्या है, संघर्ष से क्या फायदा होता है। तो ये कहते हैं कि संघर्ष जितना अधिक होगा तो संघर्ष की तीव्रता, संघर्ष तो अधिक होगा, यानी संघर्ष या गैर बराबरी जितनी अधिक होगी संघर्ष भी उतना ही अधिक होगा। लेकिन संघर्ष अधिक होंगे तो उसकी तीव्रता कम होगी। क्या होगी? तीव्रता कम होगी। तो जितनी अधिक गैर बराबरी होगी, दोबारा समझा देता हूं, जितनी अधिक गैर बराबरी होगी, असमानता होगी, संघर्ष उतने ही अधिक होंगे, लेकिन
तीव्रता कम होगी। दूसरी प्रकार से आवृत्ति जितनी अधिक होगी, यानी संघर्ष जब बार बार होंगे, तब उनमें गहनता और हिंसा होने की संभावना भी कम होगी। अगर संघर्ष, वही बात आती है ना कि जो आपस में झगड़ते रहते हैं, गांठ नहीं बांधते हैं, तो उनके बीच में झगड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन उनके अंदर हिंसा नहीं होती है, गहनता कम होती है। जो एक प्रेम पूर्ण लड़ाई चलती रहती है परिवारों के अंदर, परिवार के सदस्यों के अंदर, लेकिन जो लोग गांठ बांध के बैठ जाते हैं और हिंसा बहुत कम करते हैं, अपनी बात को बताते नहीं है, लेकिन बाद में वो क्या करेंगे, फिर हिंसा पे उतारू हो जाएंगे, उसमें गहनता अधिक होगी। अब है कि समूह के लिए संघर्ष की क्या उपयोगिता है। समूह के लिए संघर्ष की क्या उपयोगिता है? तो ये कहते हैं संघर्ष जितना अधिक होगा, संघर्षरत समूह की पहचान उतनी ही अधिक होगी। यानी समूह बहुत सारे होते हैं, झगड़ा करने वाले बहुत सारे समूह होते हैं, लेकिन कुछ छिपे होते हैं। तो ये कहते हैं कि जितना अधिक संघर्ष होगा, उन समूहों की पहचान भी उतनी ही अधिक होगी। और संघर्षरत समूह के लोगों में, जो आपस में जो संघर्ष कर रहे हैं, उन समूहों में एकता स्थापित होगी। क्या होगी? एकता स्थापित होगी, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत का जब झगड़ा होता है तो भारतीय समूह है वो एकजुट हो जाता है। तो इस प्रकार से संघर्ष जरूरी है, इससे संघर्ष होता है, ताकत बढ़ती है, दबाव आता है, अनिवार्य रूप से होता है संघर्ष, लेकिन इससे समाज के अंदर सुदृढ़ता, एकीकरण और अनुकूलन भी बढ़ता है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों पे चर्चा कर लेते हैं। तो लास्ट में निष्कर्ष क्या है कोजर के सिद्धांत का? यही है कि संघर्ष भी होगा, उससे कुछ नुकसान भी होगा, लेकिन फायदे ज्यादा होंगे। आगे है महत्वपूर्ण पुस्तकें। अभी इनकी कई पुस्तकें हैं, वो मैं अगली क्लास में करूंगा। अभी 4-5 पुस्तकों को लिया है, तो एक पुस्तक हो चुकी है सबसे महत्वपूर्ण। कौन सी? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इनके अलावा इनकी पुस्तक है मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट 1971 के अंदर, सोशियोलॉजिकल थियरी 1964 के अंदर, मैन ऑफ आइडियाज 1964 के अंदर, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी 1967 के अंदर। ये पुस्तकें हैं, इनकी ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि ये पुस्तकें हैं वो किन की है। तो आज की वो हमारी यहीं समाप्त होती है।